You are listening to SRM Podcast. Podcast for everyone. दुनिया भर की भसड़, हफ्ते भर का बवाल। वेलकम टू अवर पॉडकास्ट इंडिया ऑन कॉल। मैं हूं आदित्य और आज फिर से हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी अनुभव। हेलो अनुभव, कैसे हो आप? हेलो आदित्य, मैं एकदम बढ़िया। तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल बढ़िया हूं। उत्तर भारत में ठंड बढ़ती जा रही है, मेरे सर की टोपी बता रही होगी ये चीज। कल हमारा हाँ, जिला तो जो है उत्तर प्रदेश का सबसे ठंडा जिला था। क्या बात कर रहे हो? सीरियसली 3.6 डिग्री तक तापमान गया है। ओह, हाँ, चलो अच्छा है ना, पहाड़ों पे जाने की जरूरत नहीं है। पहाड़ों पे सही बात है। पहाड़ों में भी वही ठंड हो रही है अभी, यहाँ जो ठंड हो रही है। तो बस बहरहाल, बर्फबारी हाँ की हाँ, एक बर्फबारी की कमी है। बस बर्फबारी की कमी है। तो बहरहाल मैं ये कह रहा था कि अभी जैसे कि ठंड बढ़ती आ रही है, तो मैं आज सुबह निकला तो मैंने देखा कि खूब ज्यादा कोहरा है। और खूब बहुत ही ज्यादा कोहरा था, और कोहरे में से मुंह से फूकने में अलग ही मजा आता है, फॉग जो होता है। तो पर ये चीज जो है, मैं जब अपने बीटेक के दिनों में था, तो जब मैं दिल्ली जाया करता था और उस समय इतनी ठंड भी नहीं पड़ रही होती थी, तो भी ये चीज हमें हाँ, देखने को मिलती थी। तो मैं पहली बार गया था, क्योंकि हम लोग तो यहाँ पे बिल्कुल से एक नेचुरल एनवायरनमेंट में रहते हैं, बहुत ही छोटा सा शहर है। कुछ ऐसी चीजें हुई नहीं कि प्रदूषण नाम की चीज हमने सुनी नहीं थी। पर जब हम दिल्ली गए और दिल्ली में मेरा ऐसे गला उस दिन जो है चोक करने लगा, और फिर मुझे पता चला कि वो शायद जो दिन था, वो दिल्ली के पिछले 10-12 सालों का सबसे ज्यादा प्रदूषण वाला दिन था। और हम लोग का कोई एग्जाम था, तो हम लोग एग्जाम देने गए थे। तो यही जो अभी जो मैंने इस फॉग देखा, तो मुझे फिर से यही बात ध्यान है कि दिल्ली में भी इस समय काफी ज्यादा कोहरा है। पर वो कोहरा ठंडक का कोहरा नहीं है, पहाड़ों का कोहरा नहीं है, वो कोहरा है प्रदूषण का। और उसमें धुआं भरा हुआ है। प्रदूषण। जी जी। तो और हम जब भी प्रदूषण की बात करते हैं, तो हमारे मन में तमाम चीजें आती हैं। और जैसे हम ठंडी को तापमान से तौलते हैं कि भाई तुम्हारे यहाँ 12 डिग्री, मेरा 3 डिग्री, मेरे यहाँ ज्यादा ठंडक है। तो वैसे हम हमेशा बात करते हैं AQI की, कि दिल्ली का AQI तो भाई 700 पहुंच गया, हमारे यहाँ का तो केवल 60 है। हम तो बहुत सेफ है। तो अनुभव, मैं इसी चीज से शुरुआत करूंगा कि ये AQI क्या होता है। आदित्य, AQI मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है। हम्म। ये एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो हवा में जो प्रदूषण है, पॉल्यूशन, उसको मेजर करते हैं। जी। तो ये जो जो पैरामीटर्स मेजर करता है वो है कि ग्राउंड लेवल का ओजोन कितना है, पार्टिकुलेट मैटर जो है वो 10 माइक्रोमीटर की जो साइज के हैं वो हवा में कितने हैं, PM2.5 कितना है, कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है, सल्फर डाइऑक्साइड कितना है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, अमोनिया और लेड। तो हम्म। AQI जो है अरे, तो वो इन 8 पैरामीटर्स को मेजर करता है। और अगर जो पॉल्यूशन लेवल है, अगर AQI की जो टोटल वैल्यू है वो जो है वो 300 के अंदर है, तो यानी कि द क्वालिटी ऑफ एयर इज गुड। 300 से 400 जो है वो पुअर हो जाती है, 400 से 500 वेरी पुअर, और 500 के ऊपर सीवियर हो जाती है। तो ये जो इंडेक्सिंग ऑफ एयर क्वालिटी है बेस्ड ऑन द 8 ये पैरामीटर्स जो मैंने अभी आपको बताया, PM2.5, PM10, सल्फर, ओजोन, अमोनिया, तो इनका जो टोटल कॉम्बिनेशन है, अगर उसकी वैल्यू 300 से ज्यादा पहुंचती है, तो वो वो बताता है कि हमारी एयर की क्वालिटी कैसी है। और जो दिल्ली में और इंडिया में जो एयर क्वालिटी मेजर करने का तरीका है उसको बोलते हैं सफर, द सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। तो आप बड़े बड़े शहरों में जाएंगे तो वहां पे एक चौराहों पर एक स्क्रीन लगी रहती है, तो उसमें सफर लिखा रहता है, सफर AQI। तो हाँ। ये जो हमारा जो डिपार्टमेंट है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, IMD, तो वही AQI निकालता है। और एक LED स्क्रीन हर चौराहों पर, बड़े बड़े चौराहों पर शहरों में लगी रहती है। वो लाइव मॉनिटरिंग करते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स बताते हैं कि आपके शहर का AQI अभी 200 है, 300 है। दिल्ली में तो वो 500 भी पहुंच जाता है। तो मतलब कि ये जो, जैसे कि कह सकते हैं, जो AQI के मॉनिटरिंग डिवाइसेस रहती हैं, तो हर शहर के प्रमुख प्रमुख इलाकों में लगी रहती है, ताकि वहां का प्रदूषण वो माप सके। बिल्कुल। जी।
तो एक चीज और है, जैसे कि अभी आप कई सारी चीज बता रहे थे कि ओजोन का लेवल देखता है और ना जाने क्या क्या, एक और सी में PM 2.5 था। तो PM 2.5 जो है, PM 2.5 बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहा है कि पीएम इसको ये मास्क पहनिए, इससे PM 2.5 अंदर नहीं जाएगा, फुल आस्तीन के कपड़े पहनिए PM 2.5 से बचने के लिए। तो ये सारी चीजें, एक से एक चीजें हमने सुनी है। और तो इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल भी है, और मैं एक सवाल और जोड़ूंगा उसमें आगे कि PM 2.5 क्या होता है। और दूसरी चीज, ये जो अगर हम प्रदूषण की बात करते हैं तो भारत में एक तरीके से प्रदूषण का कह सकते हैं कि पर्याय हो चुका है दिल्ली। तो हम जब भी प्रदूषण की बात करेंगे तो लोग दिल्ली अपने आप सोचने लगेंगे कि हाँ भाई, दिल्ली का प्रदूषण बहुत है। तो ऐसा क्यों है कि दिल्ली में प्रदूषण की इतनी ज्यादा समस्या क्यों, इतनी विकट समस्या क्यों? आदित्य, सबसे पहले मैं PM 2.5 के बारे में बताऊं। PM 2.5 का मतलब है पार्टिकुलेट मैटर 2.5, यानी कि हवा में जो भी छोटे छोटे कण हैं, अगर वो 2.5 PM मतलब पार्टिकुलेट मैटर 2.5 माइक्रोमीटर साइज के हैं, तो इनको बोलते हैं PM 2.5। जी जी। ठीक है, तो PM 2.5 इसीलिए इतना खतरनाक है क्योंकि PM 2.5 डिनोट करता है कि जो हमारा ट्रांसपोर्ट, जैसे जो गाड़ियां चलती हैं दिल्ली में, जब आपने सुना होगा कि ऑड इवन स्कीम आई तो उस पर रोक लगाई गई। उसका रीजन ये है कि जब ऑटोमोबाइल में कंबशन होता है तो उसमें जो जो सूट बाहर निकलता है उसमें PM 2.5 बहुत ज्यादा निकलता है। और उसका एक मेजर एक ये इम्पोर्टेंट कारण है। दूसरा जो कारण है आदित्य, वो स्टबल बर्निंग का था, और इंडस्ट्रियल जो स्मोक निकलते हैं उनकी वजह से भी इसका एक मेजर इशू था। तो इन ये सब चीजें जो हैं वो डिनोट करती है PM 2.5 को। और जो दूसरा सवाल आपने पूछा आदित्य, वो पूछा था कि दिल्ली में क्यों इस विषय पे इतनी चर्चा होती है और बाकी क्यों नहीं होती। हाँ हाँ। तो आदित्य, दिल्ली की जो जियोग्राफिक लोकेशन है, अगर आप उसको ध्यान से देखिए तो वहां पे एकदम एक्सट्रीम ठंड हो जाती है और एक्सट्रीम एकदम गर्मी हो जाती है। तो उसका रीजन ये है कि जो दिल्ली है वो दिल्ली एकदम लो, मतलब उसके जस्ट ऊपर जो है वो हिमालयस के चंडीगढ़ के आगे से अंबाला के रास्ते से ऊपर पहाड़ है, और राजस्थान साइड में खुद अरावली है। तो वो एक स्लोपिंग पॉइंट है, तो वहां पर जो है वो इस चीज का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है ज्योग्राफिकली। और दूसरी चीज है कि जो हरियाणा और आसपास की जो किसान है, तो जब वो स्टबल बर्निंग करते हैं, जब वो अपना स्टबल जलाते हैं, तो वो पार्टिकुलेट मैटर सीधा उड़ के दिल्ली में आता है, और वहां पर उसका जो एयर सीवियरिटी है वो इंक्रीज होती है उसकी वजह से। तो जो दिल्ली में एयर क्वालिटी खराब होने का ये दो मेजर रीजन है कि दिल्ली की जो पॉपुलेशन है, पर कैपिटा जो डेंसिटी है, इट इज द हाईएस्ट इन द कंट्री। इट इज मोर देन 12,000 पर स्क्वायर किलोमीटर। मतलब 12,000 लोग एक स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं, जिसकी वजह से तो व्हीकल बहुत ज्यादा है दिल्ली में, पॉइंट नंबर 1। तो वो खुद दे आर कंट्रीब्यूटिंग फॉर PM 2.5 along with the stubble burning and the kind of industrialization that we have in Delhi. So all these factors counts to the enormous amount of PM 2. We can see in the air, मतलब we can feel in the air, not see, we can feel it in the air. जी जी जी। तो और वो जो मास्क की बात कही, तो वो जो N95 मास्क कहते हैं, तो उनके ऊपर काफी चर्चा चली थी कि N95 मास्क जो है वो 2.5 पार्टिकुलेट मैटर को फिल्टर आउट कर देते हैं, तो इसके लिए उसकी वजह से उनकी चर्चा हुई थी। जी जी जी। तो एक तो ये बात हो गई कि जैसे आपने बताया कि पराली की वजह से जो है दिल्ली में प्रदूषण हो जाता है। पर ये जो प्रदूषण है, और ये प्रदूषण दिल्ली के प्रदूषण से जुड़ी हुई जो बातें हैं, और दिल्ली के प्रदूषण से जुड़े हुए जो आर्टिकल वगैरह आते हैं, जैसे कि मैंने खुद पिछले साल से जब थोड़ा सा फ्रीलांसिंग शुरू की थी आर्टिकल लिखने की, तो मुझे दिल्ली के प्रदूषण पे लिखने को मिला था, और ठंड का ही समय था, यही समय था जब लोग काफी ज्यादा डिमांड थी कि ये कंटेंट लोग पढ़ना चाह रहे हैं। तो ऐसा क्या वजह है कि दिल्ली में ये ठंड के टाइम, जो ठंड का वक्त है, इस टाइम प्रदूषण हर साल में सबसे ज्यादा हो जाता है?
और अगर पराली की एक वजह की जाए तो जहां तक मेरी समझ है कि पराली जो है वो धान जब बोया, मतलब कि जब ये गेहूं की फसलें बोई जाती है उसके पहले जब पराली जलाई जाती है तब तक वो सारी बुवाई भी हो चुकी होती है। तो ये पराली इस टाइम क्या ग्रेव सिचुएशन है कि नहीं, और ये दिल्ली का प्रदूषण ठंड में क्यों बढ़ जाता है? ओके आदित्य, इसका दो रीजन है। पहला रीजन ये है कि जैसे आपको पता है कि जो पराली जलाई जाती है वो अक्टूबर के आसपास जलाई जाती है। 15 अक्टूबर से 15 नवंबर का समय ऐसा रहता है जो कि ये पराली जलाने का समय होता है। तो वो जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर 2.5 माइक्रोन के जो एयर में सस्पेंडेड रहते हैं, दे कम टू दिल्ली। तो वो पहले से एग्जिस्ट करते हैं वहां पर। ठीक है, दूसरी बात ये है कि जब दिल्ली में ठंड पड़ती है तो एयर जो है वो डेंस हो जाती है। तो एयर डेंस होने की वजह से क्या रीजन है कि जैसे मान लो जो एक्सट्रीम गर्मी है तो उस समय एयर डेंस नहीं रहती, तो जो पार्टिकुलेट मैटर है वो जो है वो हवा में ऊपर उड़ जाता है। और एक बहुत बड़ा इंडिकेटर आदित्य ये है कि जो आप ये जो एयर क्वालिटी वो मेजर कहाँ से कर रहे हैं। मतलब एयर क्वालिटी मेजर करने का क्या कॉन्सेप्ट है कि 5 फुट की हाइट पर जो एयर की क्वालिटी है वही जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स मानी जाती है। मतलब अगर आप 50 फुट ऊंचे या फिर 100 फुट ऊपर हवा की क्वालिटी मेजर करेंगे तो दैट इज नॉट द राइट वे टू मेजर द एयर क्वालिटी इंडेक्स, क्योंकि हमारी जो नोज एवरेज आदमी की नोज की लेंथ है वो 5 फुट पर है। तो जो 5 फुट पर एयर क्वालिटी मेजर होती है कि 5 फुट पर एयर की क्या क्वालिटी है, तो दैट इज द एयर क्वालिटी इंडेक्स। और ठंड में क्या होता है आदित्य कि एयर बहुत डेंसर रहती है, तो ये जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं दे कैन नॉट राइज अप। तो जब वो ऊपर उड़ नहीं सकते और हवा में गर्मी है नहीं तो दे टेंड्स टू सेटल वेरी लो द ग्राउंड। मतलब 5 अंडर 8-10 फुट वो सेटल्ड आउट ज्यादा हो जाते हैं। पहला रीजन ये है। और दूसरा जो रीजन है आदित्य, जैसे ठंड में क्या होता है कि आपको जैसे पता है कि एक हमारे एरिया में ड्यू पॉइंट का एक फैक्टर है कि ओस गिरती है और कोहरा होता है। तो पार्टिकुलेट मैटर पे आदित्य होता है कि उस पार्टिकुलेट मैटर पर जो है वो वहां पर ड्यू फॉर्मेशन होने लगता है। मतलब जो PM2.5 है ना, दैट एक्ट्स एज अ न्यूक्लिएशन फॉर द फॉग्स। तो वो न्यूक्लियर मतलब वो न्यूक्लियस बन जाता है, न्यूक्लियस बन जाता है। उसकी वजह से ही जो आप जो वो स्मॉग या कोहरा देखते हैं वो इसी कारण की वजह से ही दिखाई पड़ता है असल में। जैसे कि आप मान लिया ये गुजरात के एरियाज में आइए तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पॉल्यूशन नहीं है। यहाँ पे हो सकता है कि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा लेकिन कोहरा क्यों नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि वहां पर उस लेवल का ठंड नहीं होती। तो जो जो ड्यू पॉइंट क्रिएट जो मतलब यू हैव गॉट द न्यूक्लियस, यू हैव गॉट PM2.5 बट यू डोंट हैव द टेम्परेचर की वाटर वेपर वहां पर उस न्यूक्लियस साइड पे सेटल डाउन होके कोहरा बना सके। तो एक बहुत बड़ा ये रीजन है कि ठंड भी है और इतनी ज्यादा ठंड है, PM2.5 भी है, वो नीचे सेटल्ड आउट है। उसकी वजह से जो दिल्ली है वहां पर काफी ज्यादा इसका एक इशू आता है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि अब काफी हद तक काउंटर भी हो गया है कि जो लोग अपने घर में भी जो ये वुड बर्न, टिम्बर बर्निंग या फिर सड़कों पर जो इस तरह की चीजें होती थी, तो दोज वर द वन ऑफ द कंट्रीब्यूटर्स ऑफ दोस PM2.5। और इसीलिए को ये जो स्मॉग का कॉन्सेप्ट आया, मतलब जो स्मोक प्लस फॉग जो था, जो आपने सुना होगा बचपन में काफी ज्यादा उसके बारे में पढ़ाया जाता था। तो जो वेहिकुलर एमिशन है, तो हो क्या रहा कि जब एकदम एक्सट्रीम गर्मी रहती थी तो दो एमिशन टेंड्स टू राइज अप, लेकिन जब ठंड बहुत ज्यादा और एयर कॉलम बहुत डेंस है तो दोस एमिशंस कैन नॉट राइज अप द एयर। तो उसकी वजह से वो काफी लो लेवल पे, ग्राउंड लेवल्स पे सेट रहते हैं। और ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है तो वो ड्यू पॉइंट न्यूक्लिएशन का जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया उसकी वजह से बहुत ज्यादा डेंस फॉग दिखाई पड़ता है। ठीक ठीक ठीक। ओके, तो जैसे कि अभी तो ये आपने बताया कि हम इसकी वजह से एयर मतलब वजहें हो गई कि ये तो हो गया कि भाई ये पॉल्यूशन है और ये इन वजह से होता है, और दिल्ली में क्यों इतना ज्यादा इस हद तक हो चुका है। और गुजरात की बात करें जैसे कि, या किसी और एरिया की बात करें तो वहां पे क्यों नहीं है। एक चीज और होती है हर साल, जैसे कि मैंने बताया कि हर साल
प्रदूषण बढ़ता है तो कई सारे लेख आते हैं, उस पर आर्टिकल्स आते हैं, कई स्टोरीज आती है, और हर साल एक चीज और आती है, एक्शन प्लान। तो हाँ अगर हम पिछले कईयों साल से देख ले तो 4 पॉइंट एक्शन प्लान 2019 में भी था, वो 11 दिसंबर 2019 को आया था। अभी फिर जो है ये कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट जो है, उन्होंने 4 पॉइंट एक्शन प्लान दिया है। तो सबसे हाँ पहले तो और ये खबर में भी था, तो ये काफी खबर में था। अगर लोग इस तरीके की खबरों को आप ट्रेस कर रहे हैं तो आपको खबर में जरूर मिलेगा, क्योंकि तभी हम इस मुद्दे पर इस हफ्ते के लिए ये मुद्दा हमने चुना बात करने के लिए। तो ये मैं पूछना चाहता हूँ कि ये सबसे पहले तो CAQM क्या है, और दूसरी चीज ये जो 4 पॉइंट एक्शन प्लान है, तो ये क्या होता है, ये क्यों ला रहे हैं? ओके आदित्य, ये जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है, तो अभी ये अक्टूबर में ही गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस पास किया और इसको एक कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई, ताकि वो नेशनल कैपिटल रीजन NCR और उसके एडजॉइनिंग एरिया में जो है वो एयर क्वालिटी को बेटर मैनेज कर पाए। तो ये जो बॉडी है, तो ये बॉडी जो है वो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और इस तरह की जितनी भी चीजें उसको सुपर पास कर देंगे। और एक बात ये मन में ख्याल आता है कि जो फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है, ये तो सरकार ने अभी अक्टूबर में एक ऑर्डिनेंस पास किया और बाद में नवंबर के महीने में इसका जो है वो गजट नोटिफिकेशन आया कि सेंटर कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इट विल बी ए स्टैट्यूटरी बॉडी। तो ऐसा क्या हुआ कि पहले कोई ऐसा बॉडी नहीं थी क्या जो एयर क्वालिटी मैनेज कर रही थी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके पहले जो बॉडी थी वो थी, उसको बोलते थे एप्का, EPCA, यानी कि एनवायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी, EPCA। तो ये जो थी वो आदित्य, जो आपको याद होगा एक बहुत ही अम्ब्रेला लॉ आया था 1986 में, हमने काफी पढ़ा भी है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। जो मैं आपका बता रहा हूँ, एनवायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन कंट्रोल अथॉरिटी जो थी वो उसके अंतर्गत आती थी, और इसका एक काम था कि ये इट विल स्टीयर द पॉल्यूशन सीन, तो ये उसको देखती थी। लेकिन इसमें बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इज नॉट गुड एनफ टू कंट्रोल द डिटोरेटिंग एयर क्वालिटी। उसी के बाद से ही ये गवर्नमेंट ने स्टेप लिया और इस अक्टूबर के महीने में कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट लेकर आए वो लोग। तो ये आदित्य जो है वो टोटल 18 मेंबर्स की एक बॉडी है, और इसमें जो है वो चीफ सेक्रेटरी रैंक है या फिर स्टेट गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी, सेंट्रल गवर्नमेंट में सेक्रेटरी रैंक का आदमी जिसकी उम्र 70 साल से कम हो, वो इसका चेयरपर्सन रहता है। और बाकी इसमें जो है वो चीफ सेक्रेटरीज जो है वो दिल्ली जो एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, इसके मेंबर्स रहते हैं। इसमें इसरो के और CPCB के कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, कुछ NGO के रहते हैं, नीति आयोग और कुछ मिनिस्ट्रीज के भी लोग रहते हैं। तो ये एक बॉडी सेटअप हुई थी। तो ये बॉडी एक मतलब ये बॉडी इसलिए सेटअप की गई क्योंकि ये स्टैट्यूटरी बॉडी थी, इसके पास स्टैट्यूट था। तो ऐसा बोला गया कि इट विल गिव मोर टीथ टू काउंटर एयर पोल्यूशन। जी जी। तो ये अभी पहली बार इसका गठन हुआ है? बिल्कुल, ठीक है। उसके पहले आपका थी ऑर्डिनेंस के। इम्पोर्टेंट बात ये है कि ऑर्डिनेंस के थ्रू इसको लाया गया, मतलब देयर वाज अ सेंस ऑफ अर्जेंसी इन गवर्नमेंट। जैसे कि कोई ना कोई अर्जेंसी हर बार रहती है इस प्रदूषण को लेकर के। तो फिलहाल ये हो गया। तो वो जो 4 एक्शन प्लान है, तो वो क्या क्या है इन ये बॉडी है? तो आपको ये खुद पता ही है कि जो गवर्नमेंट एक्शन प्लान पे एक्शन प्लान लेके आती है तो एक चीज आती थी, ये देखी गई कि जो दिल्ली में जो टोटल पॉल्यूशन है, तो उसमें से जो ये रोड का जो है, रोड ट्रांसपोर्ट का, तो उसमें PM 2.5 जो कह रहे हैं, जो सबसे ज्यादा लंग्स और इसके लिए हानिकारक है, उसका टोटल कंट्रीब्यूशन इट वेरीज फ्रॉम 9% टू 38% डिपेंडिंग कि कौन सा मौसम चल रहा है। तो एक ये बहुत बड़ा इशू था जो कि जिसपे ये CAQM काम कर रही थी। तो
उन्होंने क्या किया कि 4 पॉइंट एजेंडा दिया कि ये कैसे हम लोग दिल्ली का एयर पोल्यूशन रोकेंगे। तो उन्होंने जो पहला पॉइंट दिया वो था वो डेप्लॉयमेंट ऑफ क्लीन टेक्नोलॉजी। इसका मतलब ये है कि जो जैसे ये ईवी व्हीकल्स आई है, ईवी बसेस है, तो इस तरह की जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल है, इस तरह की व्हीकल्स पे लोग काम करेंगे कि जो दिल्ली में जो गाड़ियां चल रही हैं उनकी जगह जो तत्काल ये फॉसिल फ्यूल वाली गाड़ियां चल रही हैं उसकी जगह क्लीन टेक्नोलॉजी वाली व्हीकल लेके आएंगे, ताकि ये जो मेजर कंट्रीब्यूटर है कि 9% से 38% PM 2.5 का, उसको काफी हद तक कम किया जाए। तो इसके लिए गवर्नमेंट इज गिविंग इंसेंटिव, इवन दे आर गिविंग इंसेंटिव मोर देन 2-3 lakhs टू बाय इलेक्ट्रिक व्हीकल। एक ये मैकेनिज्म था जो पहला स्टेप था कि डिप्लॉयमेंट ऑफ क्लीन टेक्नोलॉजी। दूसरा था ये कि 2-3 लाख adopting रुपए सरकारी लोगों को, कि ये जो अगर कोई प्राइवेट मतलब इंसान खरीदना चाह रहा है तो उसको भी 2-3 लाख रुपए तक गवर्नमेंट दे देगी? गवर्नमेंट इंसेंटिव दे रही, गवर्नमेंट इंसेंटिव दे रही, जैसे वो सोलर सेल में पहले दे रही थी, हाँ 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 उसी हाँ तरह से ये ईवी व्हीकल्स के लिए इंसेंटिव दे रही है। जी। जो दूसरा चीज था आदित्य, वो था कि जो नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट है तो उसको गवर्नमेंट बढ़ावा देना चाहती है, या फिर ये जो शेयरिंग और कार पूलिंग का कॉन्सेप्ट है उसको बढ़ावा देना चाहती है। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है कि जैसे आपने देखा ना कि ये ट्रैक्स बनाते हैं साइकिल के और वो वॉक कर जाइए, तो इस तरह की चीजों पे गवर्नमेंट थोड़ा फोकस कर रही है कि ये मतलब जैसे यूरोपियंस का आपने देखा होगा फ्रांस में साइकिल वाइकिल पे बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है, तो इस तरह के ट्रांसपोर्ट को वो बनाना ये एक साइकिल उनका ट्रैक वैसे तो नहीं जैसे हमने लखनऊ में पत्रकारपुरम के इलाके में देखे हैं? अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि ये कैसा रहेगा। तो एक ये भी गवर्नमेंट का एक ये प्लान है कि जो वॉकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है कि सेफली आप वॉक कर सके, साइकिल चला सके, इस पे भी गवर्नमेंट थोड़ा ध्यान देगी। इस तरह की ये जो ऐप बेस्ड सर्विसेज हैं इन पे ध्यान देगी। कार पूलिंग के लिए नए ऐप बनाएगी कि आप एक ही जगह ऑफिस जा रहे हैं तो उसके लिए कार पूलिंग कर सकें। सिटी बसेस पे बढ़ावा देगी। इस तरह की चीजें करेगी गवर्नमेंट। तो आदित्य जो थर्ड पॉइंट है तो वो है इम्प्रूविंग ट्रैफिक फ्लो। मतलब एक चीज ये देखी गई कि जो ट्रैफिक की वजह से जो मतलब जब गाड़ी स्टैग्नेंट है तो उस समय जो पॉल्यूशन मतलब जो कंबशन गाड़ियों में होता है वो बहुत ही इनकम्प्लीट कंबशन होता है, जिसकी वजह से PM 2.5, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, इन सब का रिलीज बहुत ज्यादा है। तो गवर्नमेंट कुछ ऐसा प्लान कर रही है कि जो ट्रैफिक का फ्लो है जो पीक आवर्स में कि शाम को 5:30 बजे, सुबह 9:30 बजे, इसको कैसे रेगुलेट किया जाए। तो वो लोग फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, शिफ्ट चेंज पैटर्न, इस तरह की चीजें लाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे इन सब चीजों को मतलब ट्रैफिक का फ्लो ही चेंज कर दें, मिटिगेटेड और रेगुलेटेड ट्रैफिक लेके आए, तो ये चीज हो सकता है इंप्रूव हो जाए। और दूसरा है कि ट्रेवल डिमांड ही एक तरह से कम किया जाए कि लोग कम ट्रेवल करें, कि जैसे कई सारी सर्विसेज है वो सब ऑनलाइन कर दिया जाए। आपका घर ऐसी जगह हो कि आप वॉकिंग डिस्टेंस से ऑफिस पहुंच जाएं, और डिजिटाइजेशन पे बढ़ावा दिया जाए। तो ये सब चीजें मतलब ट्रेवल मतलब काफी हद तक रोका जाए। जो कुल मिला करके मुझे जो समझ में आ रहा है वही चीजें जो हमने पर्यावरण की किताबों में दर्जा 3 से लेकर के हाई स्कूल में जब तक उसका बोर्ड एग्जाम नहीं दिया तब तक पढ़ते आए हम। और आप जब भी देखेंगे तो सरकार की कोई ना कोई नीति उसके रिगार्डिंग है। सरकार ने कोई ना कोई नीति निकाली है पर कुछ भी हो नहीं रहा है। फिलहाल एक और नई चीज आई है तो ये सारी चीजें हमने बात की। अभी मैं जरा एक थोड़ा सा आखिरी सवाल पे आना चाहता हूँ। वो आखिरी सवाल में आखिरी के साथ साथ 2 सवाल हैं। एक ये है कि हमें पता है कि प्रदूषण बुरा है, ठीक है, हमें पता है। हमें बिल्कुल तो शायद ही ऐसा कोई नहीं होगा जिसे नहीं पता होगा कि प्रदूषण बुरा है। और सब कोई प्रदूषण के बारे में बातें करते हैं, पर जैसे कि आपने बताया कि 12,000 लोग 1 किलोमीटर में रहते हैं, उस हिसाब से गाड़ियां हैं, कितने लोग पूल पे जाते होंगे किसी को नहीं पता। तो कोई कितना सचेत है ये सब समझ रहे हैं, पर फिर भी एक बार फिर से मैंने पढ़ा था बचपन में कि मतलब जैसे हम लोग बचपन में रट्टा मारते ना कि
एक चीज कई बार बोलोगे तो दिमाग में बैठ जाती। तो एक बार फिर से हम लोग ये जानना चाहेंगे कि ये जो एयर पॉल्यूशन है, खासतौर से जो दिल्ली के एयर पोल्यूशन का लेवल है, कि कहते हैं कि एक दिन में 20 सिगरेट आपने पी ली, अगर आप दिल्ली में रह रहे, इतना आपके फेफड़े खराब हो जाते हैं। तो ये किस हद तक जा सकता है, इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, और अगर कभी हमने सोच लिया, हमने ठान लिया कि आज तो हम इससे निकल के रहेंगे, अब हमने इस प्रदूषण को छोड़ देना है, तो वो क्या तरीके होंगे? आज पहली चीज तो ये है कि ये जो पॉल्यूशन लेवल है, मैंने बताया कि 400 के ऊपर अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स आ गया तो वो सीवियर हो जाता है। तो ये 700 भी चला जाता है, पहली चीज तो ये। और वो इतना चला जाता है, उसका मतलब आपने दिन में 2 पैकेट सिगरेट पी ली, ठीक है। तो इसकी वजह से इफेक्ट क्या आता है, इसकी वजह से आदत जो है वो सबसे बड़ा इफेक्ट आता है, वो हेल्थ इफेक्ट आता है। तो जो बड़ी बड़ी हेल्थ एजेंसी है वो एक कॉन्सेप्ट देती है डेली का, DALY। उसका मतलब होता है डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। तो डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर का क्या मतलब है कि अगर आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऐसे एटमॉस्फेयर में रहते हैं, मतलब आप दिल्ली में ही रह रहे हैं, तो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 12 साल ऑलमोस्ट कम हो जाती है। तो एक ये तो बहुत बड़ा इशू मतलब है, पहली चीज। दूसरी बात ये है कि जो इस तरह से जो पोल्यूशन का लेवल है उसकी वजह से जो लोग जिनके लिए ज्यादा खतरा है, मतलब जो आप सिगरेट पी रहे हैं वैसे ही आप मरीज हैं, और उसके बाद आप ऐसे एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, तो वो और घातक है। छोटे बच्चों की जो कॉग्निटिव स्किल्स है उस पर भी काफी इफेक्ट पड़ता है। मतलब जो एक पोल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर होना चाहिए जिसमें अच्छा ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहना चाहिए और ये सब चीजें नहीं होना चाहिए, तो वो उस पर भी काफी ज्यादा असर आता है और आदमी नॉसिएटिक फील करता है। तो ये सब तो हो गए हमारी हेल्थ के। दूसरी बात आदत ये है कि ये जो टोटल पॉल्यूशन और ये जो PM2.5 ये सब रिलीज होता है गाड़ियों से, उसकी वजह से इकोनॉमिक लॉस ऐसा एस्टिमेटेड है कि हम लोग लगभग $15 बिलियन का हर साल इकोनॉमिक लॉस हमें होता है। ये होता क्यों है, ये मैं तुम्हें समझाता हूँ आदत कि जैसे मान लो कि ये होता है एक दिल्ली एक इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। मतलब समझ लो अगर दिल्ली का जो PM2.5 ये सब करके हमेशा 300 के अंदर होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो लोग पॉल्यूशन की वजह से जो लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो वो लोग बीमार नहीं पड़ते। तो अब ये निकाला जाता है कि कितने आदमी पॉल्यूशन की वजह से ही बीमार पड़ रहे हैं, तो जो उनका ओवरऑल खर्च है वो एक अननेसेसरी का एक्सपेंडिचर है, मतलब दैट इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग इन द GDP। तो वो एक इकोनॉमिक लॉस है, और जो हमारी एकदम वेल बीइंग स्टेट में काम करने की जो क्षमता है वो भी काफी ज्यादा हैम्पर होती है। और इससे कई सारी जो ये एक दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें बोलता है राइट टू लाइफ का। तो एक जो हमारा क्लीन एयर, राइट टू लिव इन क्लीन एंड प्योर एयर, जो कि राइट टू लाइफ में इसको जोड़ा जा रहा है और इस पर बहुत बहस चल रही है, और इस पे कोर्ट में PIL भी दायर हुई थी कि ये मेरा फंडामेंटल राइट है कि मैं प्योर एयर ब्रीथ कर सकूं और साफ सुथरा एटमॉस्फेयर हो। तो उस पर भी एक बड़ा डिबेट चल रहा है। तो ये सब चीजें हैं जो कि फैक्टर्स हैं, और ये सब इतने गहरे सवाल है कि एक बार सोचा जाए तो माथा चकरा जाए कि ये सब चल क्या रहा है। तो लेकिन जीवन है, जीवन चलता रहता है। और आदित्य जो दूसरी आपने बात की कि इसमें किया क्या जा सकता है, तो किया 2 चीजें की जा सकती है। पहली चीज जो है, जो गांधी जी ने कहा था, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, ठीक है जी। और दूसरी चीज है कि सरकार क्या कर सकती है। देखो, तो बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड में पहला कॉन्सेप्ट ये है कि जो आप जो जैसे कोई मकान का कंस्ट्रक्शन करा रहा है, बिल्डर्स करा रहे हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए। एक नया कॉन्सेप्ट आया कि कोई ओपन कंस्ट्रक्शन नहीं कराएगा, मतलब वो उसको ग्रीन शेड पर्दा लगाना है ताकि वो जो पॉल्यूशन जो डस्ट है वो बाहर बाहर ना ना जाए। जाए, पहली चीज। हाँ, पहली चीज तो ये। इसीलिए बीच में आपने देखा होगा कि जब पॉल्यूशन बहुत बढ़ता है तो दिल्ली में सारे कंस्ट्रक्शन स्टॉप कर दिया जाते हैं, जी जी। ठीक है। दूसरी चीज है जो कि एक बहुत ही, मतलब आप हो सकता है मुझे मारो भी पर मैं उसको बोलता हूँ
वो ये है कि देखो पॉल्यूशन जो ऐसे ये जो समस्या है ना इतनी जल्दी ठीक होने वाली है नहीं। सरकार आपने जो 4 पॉइंट एक्शन प्लान है वो आपने सुन के आपको समझ में आ गया होगा कि उससे कुछ खास होने वाला है नहीं। जी ठीक है, ये सब आई वॉश चीजें हैं। तो अगर आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है और आपको अपनी जान प्यारी है और वो जो मैंने DALY का कॉन्सेप्ट बताया, डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, अगर आप उसको थोड़ा सा रोकना चाहते हैं तो घर में अच्छा एयर प्यूरिफायर लगवा लीजिए। अगर आपने अच्छा एयर प्यूरिफायर लगवाया है जो कि पूरे घर को सही रखता है, और अगर आप बाहर मास्क लगा के जाते हैं N95 जो कि PM 2.5 को रोकता है, तो काफी हद तक आप अपने आप को सेल्फ प्रोटेक्ट कर सकेंगे इन सब चीजों से। तो ये हो गई खुद की बात। मतलब कि वो जैसे ठीक रेलवे है, स्टेशन पे लिखा रहता है कि अपने सामान की रक्षा स्वयं करें, तो अपने स्वास्थ्य की भी बिल्कुल रक्षा स्वयं करें। स्वयं करिए, जी और वो कोई और नहीं कर सकता। ठीक है, वो सही। हो गई। अब दूसरी ठीक। बात है कि सरकार क्या कर सकती है। तो सरकार, दुनिया में कई सारे ऐसे उदाहरण हैं जो कि हमें बताते हैं कि सरकार इसको कैसे रोक सकती है। तो उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल चाइना है। चाइना में बीजिंग में दिल्ली से भी ज्यादा पॉल्यूशन एक समय हुआ करता था। तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े उन्होंने एयर प्यूरिफायर्स लगा रखे हैं, HEPA फिल्टर्स के। तो वो सरकार को ऐसी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसे स्टार्टअप्स लेके आने चाहिए, और जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है या अपने पॉल्यूशन अपने टोटल ओवरऑल बजट में भी इसका एलोकेशन करना चाहिए कि हम पॉल्यूशन टोटल स्टेट बजट का 0.5% पॉल्यूशन के लिए करेंगे, और वो जगह जगह ऐसे फिल्टर्स लगवाएं। और छोटे मोटे आदित्य सरकार काम करती है, जैसे वो स्मॉग गन, वो जो वाटर गन रहता है जिससे स्मॉग खत्म होता है, पर वो सब टेक्निक्स उतनी इफेक्टिव नहीं है। मतलब वो छोटे मोटे एरिया का कर सकती है, लेकिन अगर आपको कुछ बड़ी चीजें करनी है तो आपको ऐसी ही कुछ चीजें करनी पड़ेंगी कि आप बहुत बड़े बड़े फिल्टर्स ओवरऑल लगाएं। डस्ट जो धूल उड़ती है उसके लिए जो वैक्यूम, आजकल आपने देखा होगा कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कई सारे वैक्यूम क्लीनिंग वाली गाड़ियां लेके चलते हैं, उस रोड तरह पे की वो चला गाड़ियां करते हाँ। लेके। तो इन सब चीजों का एक इकोनॉमिक कॉस्ट है। तो समय आ गया है कि अब हम इसको अपने ओवरऑल बजट में इंक्लूड करें कि हम ऐसी टेक्नोलॉजीज को प्रमोट करें और ऐसे स्टार्टअप्स को प्रमोट करें जो इन सब चीजों में काम कर रहे हैं, उनको इंसेंटिवाइज करें, कोर्सेज करिकुलम में इस चीज को और ज्यादा लेके आए। कई सारे एनजीओ हैं जो कि इस चीजों पे समाज में जागरूकता बढ़ाएं कि कारपूलिंग ये सब चीजें बंद किया जाए। और जो एक मॉडल आपने देखा था कि जो उसमें जो 4 पॉइंट एजेंडा था कि आप जहाँ पे नौकरी करने एकदम उसके पास में रहे, तो जो आने वाली सोसाइटीज या फिर जो दिल्ली का जो एक वो मास्टर प्लान 225, आपने 2025 सुना होगा, एक दिल्ली में एक मास्टर प्लान 2025 बन रहा है नए दिल्ली में और ज्यादा लोगों को बसाने के लिए। तो उनके यहाँ जो ये है कि लिव वेयर यू वर्क, तो वो कॉन्सेप्ट पे ज्यादा काम किया जा सके। तो जब ये ये ऑनलाइन जो ये सब चीजें हैं उनको बढ़ावा दिया जाए, डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जाए, और जो कंस्ट्रक्शन के लिए आदित चीजें तो उसमें 3D प्रिंटिंग है, उन सब चीजों को जोर दिया जाए ताकि वो सब चीजें बहुत अच्छी मतलब सॉल्यूशन है कि पॉल्यूशन ना हो सके। एक और चीज है कि जो बिजली दिल्ली में बनती है वो हालांकि अब ज्यादातर पावर प्लांट्स बंद हो चुके हैं, तो गैस बेस्ड पावर प्लांट लेके आए कोल बेस्ड की जगह ताकि क्लीनर टेक्नोलॉजी हो सके। व्हीकल्स भी हैं तो वो CNG इनेबल्ड व्हीकल्स हो। ये सब एक टेंजिबल सॉल्यूशंस हैं, बट इनके लिए एक कमिटमेंट चाहिए, जनता का कमिटमेंट चाहिए, सिविल सोसाइटी का कमिटमेंट चाहिए, सरकार का कमिटमेंट चाहिए, लेजिस्लेटिव बॉडी का कमिटमेंट चाहिए, इंडस्ट्रीज का कमिटमेंट चाहिए। मतलब हर आदमी को डेडिकेटेड हो के अगर सब लोग मिलकर काम करेंगे तभी ये चीज की जा सकती है। क्योंकि ये तो जैसा कि आपने देखा ना कि हवा में कण कण में घुस चुका है PM 2.5, तो इतनी आसानी से तो निकलेगा नहीं। जी जी जी। और एक अच्छा सॉल्यूशन है जैसे आर्टिफिशियल रेन का कॉन्सेप्ट है, चाइना ने किया था कि जैसे PM 2.5 हाँ बहुत हाँ बढ़ जाए तो आप आर्टिफिशियल वो AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का स्प्रे कराइए ताकि आर्टिफिशियली बारिश हो और सारा का सारा बैठ बह जाए। जाए। 2.5 वो सारे सॉल्यूशंस है, पर उसके लिए वही जो मैंने बात बोली कि कमिटमेंट चाहिए। कई सारे सॉल्यूशंस हैं लेकिन बात है कमिटमेंट की। और जाते जाते तो
कमिटी का गठन किया गया CAQM, और जो उसके सॉल्यूशंस है वो, तो मुझे लगता है कि जो बजटरी एलोकेशन जब तक उनको नहीं मिलेंगे कि उनके पास एक अच्छा खासा मोटा पैसा उनको हाँ, दिया जाए कि आपको कि हमारा विल भी है और हम आपको पैसा भी दे रहे हैं, तब तक ये सब जो हवाई बातें। ट्विक्स हैं, ये जो ट्विक्स ये हैं कि कार पूलिंग करेंगे, ये सब करेंगे, ये सब चीजें तो जो छठे क्लास में बच्चा भी पढ़ता है वो भी बता देगा। इसके लिए सेक्रेटरी रैंक का आदमी नहीं चाहिए। जी जी जी। तो काफी अच्छी अच्छी बात बताई, अच्छी क्या काफी चेतावनी वाली बातें आपने बताई। और एक बात मैं और कहूंगा इस चीज में, जो भी उसके बाद हम लोग इस टॉपिक को एंड करेंगे, कि एक आर्टिकल है मैंने पढ़ा था, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा। तो उसके तहत एयर पॉल्यूशन की वजह से सन 2018-19 में भारत में तकरीबन 12 लाख लोगों की मौत हुई थी। और ये उस सर्वे के आधिकारिक आंकड़े हैं। तो जो जैसे ही मुझे वो मिलेगा तो मैं उसका लिंक शेयर करूंगा। फिलहाल ये केवल एक दर्जा 6 के एग्जाम के पर्यावरण के एग्जाम की प्रॉब्लम नहीं है, ये वाकई में एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है एयर पोल्यूशन। और आशा करते हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट ही नहीं, बाकी भी कानपुर जैसे कि भारत के तकरीबन 10-12 शहर, जिसमें से कई सारे यूपी के शहर हैं, वो दुनिया के 20-25 टॉप 20-25 सबसे प्रदूषित शहरों में से एक आते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द हम इस बारे में सतर्क हो जाएंगे, सजग हो जाएंगे और कुछ ना कुछ करेंगे। तो अनुभव, आपका बहुत ही बहुत धन्यवाद कि आपने इतना समय निकाला हमारे लिए। शुक्रिया आदित्य, मुझे अच्छा लगता है हम लोग आकर आपस में आकर बात करते हैं हफ्ते में। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम लोग ऐसी बातें करते हैं, और मैं अपने व्यूअर्स को भी ये बोलूंगा जो अभी तक इस प्रोग्राम में टिके हुए हैं, ये सुन रहे हैं, कि हमारा उद्देश्य उन्हीं बातों को करना है जो समाज पर जिनका फर्क पड़ता है। तो आप भी आइए और हमारा ये काफिला बड़ा कीजिए, और अपने दोस्तों और परिवारजनों को इसको शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सुने। और मैंने जैसा बोला कि समाज में चेंज लाने के लिए हम सबको मिलके कदम उठाना पड़ेगा, तो इंडिया ऑन कॉल वही एक हमारी छोटा सा प्रयास है, और इसमें हमारा हिस्सा बनिए। शुक्रिया। और बातों बातों में तो बातें निकल ही आती हैं। तो बहुत ही ज्यादा धन्यवाद अनुभव आपका। और एक चीज मैं जो आज इस पॉडकास्ट के शुरुआत में बोलना भूल गया था, तो अगर हमारे कुछ लिसनर्स या कुछ व्यूअर्स यहाँ तक टिके होंगे, तो ये उनके लिए कि अगर आप चाहते हैं कि हम आपके बताए हुए किसी टॉपिक पर डिस्कशन करें, या कोई खबर हमसे जो छूट गई, या कुछ हमने गलत बता दिया, या आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं, तो अगर आप यूट्यूब पर इस पॉडकास्ट को देख रहे हो तो कमेंट करें। अगर आप इसको स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, जियो सावन या कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हो, तो हमारी एक मेल आईडी है जिसका नाम है contact@srmpodcast.com। वहां पर हमें मेल जरूर करिए। हमारी एक बहुत ही अच्छी सी वेबसाइट है, ऐसा हम मानते हैं, जिसका नाम है srmpodcast.com। वहां पे कई सारे पॉडकास्ट है, उनको जाकर के सुनिए। और फिलहाल हमारा यूट्यूब चैनल भी काफी, एक महीने से काफी ज्यादा तेजी ले चुका है। हमारे लगभग रोज एक ना एक नया वीडियो हमारा आ रहा है। हमारे 2 पॉडकास्ट यूट्यूब पर आते हैं, लाइव आते हैं, और छोटे छोटे वीडियो, शॉर्ट वीडियोस, कई सारी चीजें आती हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें। और आपका बहुत ही ज्यादा धन्यवाद कि आपने इस शो को यहाँ तक देखा। अनुभव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।